हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर सबजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे ऐसे तो यूएनजीए का जो सेशन है ये हर साल होता है और मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग इसमें आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने कंट्रीज को। लेकिन पाकिस्तान का स्पेशल शायद इसलिए होता है या हिंदुस्तान का स्पेशल शायद इसलिए होता है कि हमारे हर साल हमें इतना आइडिया होता है कि एक दूसरे के सामने आमने सामने रहते हैं, कभी कश्मीर इशू के ऊपर, कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कभी क्या मुख्तलिफ इल्जामात हम लोग लगाते हैं। और आज भी इत्तेफाक है कि यही चीज़ हमें तकरीबन वही तकरीर जो इमरान खान साहब करते रहे, वही तकरीर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी, उससे कुछ खास फर्क नहीं, वही अनारुल्लाह काकड़ साहब ने भी की। कश्मीर का मसला मुद्दा बड़ा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमने कभी सीरियसली इसको सॉर्ट आउट करने की या ठीक होने की कोशिश की है? या हर साल हम कहते हैं चलो यार तकरीर का एक टॉपिक हमें मिल जाता है और वहां पे हम जाके गोलियां बरसा के आ जाते हैं और अपनी हाजिरी लगा देते हैं। इन हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ कनाडा वर्सेस इंडिया एक बड़ा क्रूशल चीजें चल रही है इस वक्त डिप्लोमेसी के हवाले से। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दोनों आमने सामने हैं। दोनों नो डाउट की बड़ी कंट्रीज है, एक G7 का मेंबर है और दूसरा भी G7 का मेंबर परमानेंट तो नहीं है लेकिन एज ए मेंबर G7 में जाता है, G20 का मेंबर है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क हिंदुस्तान है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी फखर जी। डॉक्टर साहब एक तो यूएनजीए हर साल होता है, आपका ताल्लुक क्योंकि कश्मीर से है तो आप ज्यादा बेहतर एलेबोरेट कर सकते हैं इन चीजों को कि हमारे जो भी लोग जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, फिर पूरी कहानी हर साल होती है, कोई खास फर्क उसमें नहीं होता। इस दफा वाली भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सुना के चले गए कि जी वहां पे बड़ा जुल्म है, ये है वो है फलां ढिमका है और 9 लाख फौज है, ये सारा कुछ। सर आप इसको कैसा देख रहे हैं कि वाकई ऐसा है या जो हर साल तकरीरें होती है इससे फर्क सिचुएशन? देखिए, सुनता ही कोई नहीं है, सुनता ही कोई नहीं है। एक लिखी हुई तकरीर है जो हर वजीर आजम को पकड़ा दी जाती है, डेट चेंज कर दी जाती है और एक दो नाम बीच में से चेंज कर दिए जाते हैं जो लोग तब्दील हो गए होते हैं। तो बाकी तकरीर तो वो स्टैंडर्ड तकरीर है ना, उसके अंदर कोई देखे ना, कोई कंटेंट ही नहीं है। मेरी बात सुने फखर साहब, ये जो तकरीर आज की है इन्होंने या इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीरें की हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से, वो तकरीरें जो है उसमें से दुश्मनी की बू आती है। अब आप मेरी ये बात जरा गौर से समझने की कोशिश करें कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला स्टेप होता है कि आपके जो एंटेगनिज्म है इसको डाउनग्रेड किया जाता है। और उसको डाउनग्रेड इस तरह किया जाता है कि आप अपनी दुश्मनी के लेवल से नीचे आके उसको इख्तलाफ के लेवल पे लेके आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स के लेवल पे आते हैं। यू नो मोर आर एनिमीज, यू आर टू नेबर दैट हैव गॉट सीरियस डिसएग्रीमेंट्स ऑन इश्यूज। इस लेवल पे नीचे लाना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। गुफ्तगू को, तल्लुकात को, डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी को, डोमेस्टिक इवन पॉलिसी को, आपको फिर भारत को अपने अखबारात में दुश्मन करार देने के बजाय इख्तलाफ का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि भारत से हमारे इख्तलाफात जो है वो जारी है, ना कि भारत दुश्मनी है और भारत के साथ हम दुश्मन मुल्क है और हमारी आखिरी खून के कतरे तक हम भारत के साथ लड़ेंगे। इस किस्म की लैंग्वेज जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाती, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट को फ्लेयर अप करने की तरफ जाती है। क्योंकि फिर जिसके साथ आप, जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, वो भी फिर मजबूर हो जाता है कि उसी जुबान में आपको जवाब दे। तो पहले तो ये है कि इसको डाउनग्रेड करना इस वक्त बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त रीजनल हालात चल रहे हैं और जो आलमी हालात चल रहे हैं, उनमें इस खित्ते के अंदर जो हमारा खित्ता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान, इस खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट बहुत फेंस पे खड़े हैं, किसी वक्त भी उधर या इधर हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दुश्मनी को अब इख्तलाफ के लेवल पर डाउनग्रेड करना चाहिए और वो पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल जो है वो
तब्दीलियां लाने की जरूरत है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो चेंज है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है इसका जो नैरेटिव है इसमें तब्दीली आनी चाहिए। और वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे। ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे नहीं बना। पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के तय किया कि ये सूबे जो है इनको इकट्ठा करके तो ये पाकिस्तान होगा, और उधर से जो है वो बंगाल को भी तकसीम किया तो वो पाकिस्तान होगा। और उसकी वजूहत कुछ और थी। उसकी वजूहत जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर जो सोवियत यूनियन की सरकार थी और जो उनका एक एक्सपेंस था और जो ग्रेट गेम के हवाले से ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और इधर से रशियन एम्पायर जो टेरिटोरियल गेन्स की और ट्रेड रूट्स की जो हेगमनी है, जो गलबा है वो हासिल करने के लिए उस बैकग्राउंड में पाकिस्तान का नक्शा भी बना और सारा बना। दूसरा जो है वो है आपका दो कौमी नजरिया, कलमे का रिश्ता। मतलब ये अब जमाने चले गए, अब वक्त तब्दील हो गया है। हम तो अब जो है ना देखें, नेशनलाइज्ड इकोनॉमी से होते हुए हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए और फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ। अब हम पोस्ट ग्लोबलाइजेशन दौर में हैं। कुछ लोग कहते हैं जी यूरोप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज या कुछ मुल्कों की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को एज एन एग्जांपल देते हैं कि जी ये देखें हम तो वापस चले गए नेशनलाइज्ड इकोनॉमीज की तरफ, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। ना 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 ना, ये पीछे नहीं हम गए, हम आगे गए हैं एक नई फेज में जिसको मैं कहता हूं पोस्ट न्यू लिबरल फेज। अब हम न्यू लिबरल फेज से आगे चल। न्यू लिबरल फेज क्या थी कि टोटली जो है इकोनॉमीज को डीरेगुलेट किया जाए, जितनी भी रेड टेपिज्म है उसको खत्म किया जाए, बिजनेस को के रूल्स को आसान से आसान किया जाए। वो पीरियड था। अब हम एक नए पीरियड में आ गए जहां हम कैपिटलिज्म की जो इकोनॉमीज है उनको डीरेगुलेट करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ अपनी मंडियों को प्रोटेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। इंटरनली अगर देखें तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन ही जो है वो आज ट्रेड और इकोनॉमी को आगे या पीछे ले जाने का बायस बन रहा है। तो पाकिस्तान को अपना नैरेटिव नीचे लाना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान ना तो इकोनॉमिक क्योस से निकल सकता है ना पॉलिटिकल क्योस से निकल सकता है। कितने अफसोस की बात है कि लोग तालियां बजा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। यानी शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को कि वो नया लीडर पैदा नहीं कर सके अपने अंदर से। इमरान खान भी कोई लीडर नहीं था, वो तो पैराशूट के जरिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उतारा गया। मैं ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप के पैदा होने की बात कर रहा हूं, और किस बेहूदगी के साथ पाकिस्तान के अवाम को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। आज की खबर है कि डस्का जो है वहां पे अहमदियों की जो इबादतगाह है उसके मीनारों को गिराने के लिए कल जुलूस निकाला है तहरीक पाकिस्तान। रोजाना हो रहा है सर, पूरे पंजाब में ये उन्होंने जुलूस निकाला। वो सर जफरुल्लाह खान जो आपके पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, वो उनके घर के साथ उन्होंने खुद बनाई थी वो मस्जिद। अब उसको मस्जिद कहना गुनाह है कबीरा है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। इस्लामी जमीयत तुलबा जो है वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो है कन्वेंशन कर रही है, और अजीब एक तूफान है, बदतमीजी है जिसको आप रोक नहीं रहे। सर हमारे दिल के अंदर इतना डर क्यों है? वो बेचारे टोटल माइनॉरिटीज को मिला के हार्डली शायद 2% बनते हैं, हम 98% हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारी ईमानों को भी खतरा, हमारी मसाजिद को भी खतरा, नहीं, आप डरते क्यों हैं? को भी खतरा। देखिए ना, आप डरते इसलिए हैं कि आपके पास कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फाइनल टारगेट नहीं है, कोई मंजिल नहीं है जिसकी तरफ आपको नजर आए कि हाँ ये मंजिल है, हम यहाँ जाएं, हम कामयाब होंगे। इसलिए आप डरते हैं क्योंकि आप इसी केओस के अंदर आप घूम रहे हैं ना, उसी केओस के अंदर आप घूम रहे हैं। नवाज शरीफ है, पीपल पार्टी है, वो आप देखें कि आज मुनज़्ज़ा हसन जो है वो पीटीआई की फाउंडर मेंबर, एमएनए फाउंडर मेंबर, 97 में वो इमरान खान की पार्टी की, इमरान खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी पोलिंग एजेंट थी। आज वो कहती हैं 9 मई का वाकये की मैं कंडेम करती हूँ,
और मैं वापस पाकिस्तान आ रही हूँ और मैं तहरीक इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गई हूँ। तो ये ही वो है ना, इधर से उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के इधर कर दिया। अब देखें, फिर कहते हैं जी चाइना की मिसाल देता हूँ या रूस की मिसाल देता हूँ। चाइना में मौजे तुंग ने अपने अवाम को कैसे कैच किया, एक विजन दिया उसने कि हम ये इकोनॉमिक सिस्टम लेके आएंगे, हम क्लास सिस्टम खत्म करेंगे, फ्यूडलिज्म को खत्म करेंगे, यहां से 8 मुल्कों की जो हमारी फौजें बैठी हुई हैं मुल्क में इनको निकालेंगे। मतलब उसने एक विजन दिया ना। आपका कौन सा सियासी पार्टी है जो कहती है हम इक्तदार में आके जागीरदारी खत्म करेंगे? भुट्टो के बाद जब पीपल पर 1968 से 71 के बाद बांग्लादेश के बन जाने के बाद किसी सियासी पार्टी ने अपने सियासी प्रोग्राम में जागीरदारी निजाम खत्म करने का जो है वो मैनिफेस्टो में उसको शामिल नहीं किया। तो आप जब जागीरदारी निजाम खत्म नहीं करेंगे तो कैसे आप इन बड़े बड़े सियासत, सबसे बड़ी जागीरदार तो खुद फौज है, मिलिट्री फार्म्स और ये और वो और जमीनों पे कब्जे और डीएचए और ये सारा। तो यहाँ इसलिए आप लोग डरते हैं कि आप लोग अभी तक ये दरियाफ्त नहीं कर सके कि आप कौन है, आप कौन है। आइडेंटिटी क्या है? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि हम हर साल जाते हैं और यही राग अलापते हैं। मतलब अब तो स्पीच सुनने की जरूरत भी नहीं होती। अगर मतलब म्यूट करके भी सुने तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बात वही है, कहानी वही की वही है, जहां से पता नहीं कब से शुरू है और वही चलती रही है। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवर खाकर साहब ने अमेरिका में एक टीवी चैनल को TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तरह इजराइल अमेरिका ने गोद लिया हुआ, इसी तरह चीन ने हमें गोद लिया हुआ। डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट कि मतलब ऐसा ही है? और ये चाइना से हमने पूछा कि वाकई उन्होंने हमें गोद लिया हुआ है या खुद हम दावा कर रहे हैं? चाइना ने गोद नहीं लिया, ये जंप करके खुद उनकी गोद में बैठ गए। चाइना किसी को गोद क्या लेगा? चाइना तो सैटेलाइट स्टेट्स बना रहा है पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में। अभी तो लोगों को ये जी पता नहीं है कि चाइना साउथ अमेरिका में क्या कर रहा है, क्योंकि हमारी दिलचस्पी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम बिल्कुल साउथ बिल्कुल अमेरिका कहते हैं तो हम समझते हैं शायद टेक्सास की बात हो रही है, फ्लोरिडा या मियामी की बात हो रही है। हमें पता ही नहीं है कि साउथ अमेरिका बजाते खुद ही एक किस्म का कॉन्टिनेंट है और वहां पे कितने मुल्क हैं और वहां पे क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, हमें पता ही नहीं है। तो चाइना Exactly. पाकिस्तान को छोड़े, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनकी सैटेलाइट स्टेट है, बस। ठीक है, चल रहा है काम। राइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की कि जी कश्मीर में ये सारा कुछ हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तब तक नहीं हो सकते जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता। तो उसके बगैर क्या ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जिस तरह चीन और इंडिया के दरमियान है, नहीं हो जिस तरह सकता, सऊदी अरेबिया और नहीं हो सकता, ईरान नहीं के हो सकता, दरमियान हो गए, नहीं हो इज़राइल और अरब दुनिया के दरमियान हो गए? नहीं हो सकता ना। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है ना कि देखिए आप एक कॉन्फ्लिक्ट मोड में हैं, आप दुश्मन कहते हैं इंडिया को, आप झूठ बोलते हैं कि जी हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा आपने खुद किया हुआ है। आप हकायक को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, आप फेस ही नहीं करना चाहते। तो ये तल्लुकात कैसे ठीक होंगे? ये तल्लुकात नहीं ठीक हो सकते। इनको ठीक करने के लिए पाकिस्तान की अंदर तब्दीली आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल चेंज आनी चाहिए। गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो आपकी हैं उनमें मैं आपको 4 चीजें आपको करनी है, सिर्फ सर 4 चीजें। नंबर 1 आपको ये करना है कि आपको मजहब को रियासत से अलहदा करना है। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजाय अवामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। अगर राइट, ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर यह जमहूरिया अवाम की होनी चाहिए। तो ओके आपके सर, मुल्क का नाम ही गलत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, इसका नाम अवामी जमहूर वो उस वक्त हो सकता है जब आप मजहब को रियासत से अलहदा कर सेकुलर रियासत बन जाए। नंबर 1। जी, नंबर 2, आपको वसी पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी पूरे मुल्क की। हर जगह आपको बिजली पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि बगैर बिजली पहुंचाए आप कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जो ट्रक आता है एक जिले से दूसरे जिले में, तो जब वो एक जिला छोड़ता है तो वो कांटे पे उसको ट्रक को खड़ा करके उसका वजन करते हैं। फिर जब वो दूसरे जिले में जाता है वहां कांटे पे उसको खड़ा करते हैं, फिर उसका वजन देखते हैं। तो वो बिजली नहीं होगी तो कांटा कैसे काम करेगा?
तो इलेक्ट्रिफिकेशन, अच्छा मैं फिर आपको मिसाल देता हूँ, लोग कहेंगे यार ये क्या सोशलिस्टों की मिसाल देता है। देखें जी, जब जब रूस में इनकलाब आया 1917 में, तो 1918 में लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी। वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एनईपी कहते हैं। वो एनईपी जो है वो टोटल कैपिटलिज्म की रेस्टोरेशन के ऊपर है। कि लेनिन ने ये कहा कि सोशलिज्म को, अभी जरा एक मिनट सब्र करें, पहले यहाँ पे कैपिटलिस्ट बेसिस के ऊपर मईशत को खड़ा तो करें हम। वो खड़ा किया, 5 साल लगाए। उसकी पहली पॉलिसी क्या थी? उसकी पहली पॉलिसी थी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रशिया। लिहाजा तमाम वसाइल को बुरुकार लाते हुए पूरे रूस की और जो साथ जुड़े थे उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन की गई। सेकंड उन्होंने क्या किया? रेलवे कि उन्होंने रेल का जाल बिछाया। कनेक्टिविटी, जो आज मोदी जी कनेक्टिविटी करते हैं, ये लेनिन ने उस वक्त कनेक्टिविटी के लिए रेल का सहारा लेकर ये किया। तीसरी चीज उन्होंने जो की वो थी, आइजनस्टाइन बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, और पदोफ्किन और इस तरह के और लोग, खुलेशॉफ, इन लोगों को मिला के उन्होंने मॉस्को फिल्म स्टूडियो बनवाया। और वहां पे जो तरक्की हो रही थी उसकी फिल्में बनवाई और सिनेमा में चलाई, सिनेमा बनाए। सिनेमा, जहां सिनेमा नहीं था वहां पे चादर लगा के लोगों को दिखाया, लोगों में अवेयरनेस पैदा की। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये दूसरा काम आपको जो करना है, पहला ये कि अवामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम हो, मजहब को रियासत से अलहदा करें। नंबर 2, आपको पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी। नंबर 3, कनेक्टिविटी। उस इलेक्ट्रिफिकेशन की बुनियाद पे वसी पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ताकि एक तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग हब बने और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा कर सकें आप, या कम से कम इतनी कम हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट कि वो आपकी जीडीपी पे असर ना करे। और चौथा, चूंकि आप एक कसीरुल कौमी रियासत हैं, पश्तून, पंजाबी, बलोच, सिंधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको कौमी सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी तमाम सूबों को, यानी कि बलूचिस्तान की जो असेंबली हो वो टैक्स भी लगा सके, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल पर उसका फैसला हो, मरकज सिर्फ उससे खरीदे, रेवेन्यू दे। इसी तरह से आपका जो है ये क्या उसे कहते हैं, सिंध है और सूबे हैं। और ये सब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक इनकलाबी हुकूमत कायम नहीं होती जो जागीरदारी निजाम का खात्मा कर दे, जो इंडिया में नेहरू ने सबसे पहले आगे किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये चीजें आप जब तक नहीं करते, आपकी रियासत उस मंच पे ही नहीं आएगी। पहले तो उस मंच पे आओ ना, कि आप की औकात बने कि आप भारत के साथ बैठ के बात। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज इस वक्त कनाडा और भारत के दरमियान काफी एक डिप्लोमेटिक वॉर हम कह सकते हैं कि वो चल रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपने पार्लियामेंट में जो एलिगेशंस लगाई हैं, एक मतलब मेरा ख्याल मामूली बात नहीं है। वो सही है गलत है वो एक अलग सवाल है, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है किसी कंट्री का, और वो मतलब दे आर द मेंबर ऑफ द G7, वो उसकी बहुत बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंस है दुनिया भर में। सर कैसा देख रहे हैं, इंडिया ने वहाँ पे वीज़ा देना बंद कर दिया है, अपना जो वीज़ा ऑफिस था उसको क्लोज डाउन कर दिया है, एक दूसरे के लोगों को एक्सपेल किया है, तो मजीद बढ़ने के इम्कानात नजर आ रहे हैं या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आपको एक बात जो है ना उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। फिलहाल हम जरा इंडिया को और कनाडा को एक तरफ साइड पे रखें। जी जी प्लीज। 1984 में, सॉरी 1978-79 में तन शॉपिंग की हुकूमत बनती है चाइना में। ठीक है, तन शॉपिंग जो सालाना उनकी कांग्रेस होती है, हर साल एक डॉक्यूमेंट उसमें छापा जाता है जो मुस्तकबिल का लाइन का तयन करता है कि आगे 5 साल या 2 साल या क्या हमने क्या करना। तो तन शॉपिंग ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें उसने मौजूदों को एवेल्युएट किया
उसने कहा माओ तुंग जो है वो हमारे चाइना जो है इसका फादर अब रहेगा, इसका फोटो थियाननमेन स्क्वायर पे रहेगा, क्योंकि इसने कुछ गलतियां तो की हैं, जैसे कल्चर रेवोल्यूशन को वो समझते हैं गलती की है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए वगैरह वगैरह, लेकिन उसने उसकी अच्छाइयां उसकी खामियों से ज्यादा है। उन्होंने एक बैलेंस करके उसके बाद उन्होंने माओ तुंग को साइड पे रख दिया कि तू इतने बैठ, ठीक है ना। फिर जी उन्होंने चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू की, और पहली इकोनॉमिक रिफॉर्म थी शनचन के इलाके में ट्रेड फ्री जोन बनाना, यानी कि इंडस्ट्रियल फ्री जोन, यानी कि वहां पे यूरोप की कंपनियां और कंपनियां आके अपनी जमीन चाइना देगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएं, 25 साल में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी चाइना को, मजदूर चाइना का होगा। और इस यहां से शुरू हुआ काम 1978, 79, 80, ठीक है जी। अब फास्ट फॉरवर्ड उसको हम कर लेते हैं, जी 90s में आ जाते हैं। 90s में चाइना ने बूम किया, नए शहर खड़े हो गए, पुराने शहर मॉडर्नाइज हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत कम हो गई, गुर्बत से करोड़ों लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, ये सारा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ यूरोप का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर था वो सारा शिफ्ट हो गया इंडोनेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, चाइना, ठीक है। जी ये बिल्कुल सर्विसेज के मुल्क बन गए। उस जमाने में मैं इतना ये यूट्यूब वगैरह तो नहीं थे, मैंने आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि अब ये मुल्क जो है एक नई शक्ल में इस्तेसाल करेंगे गरीब मुल्कों का, और वो ये होगा कर्जा दे। तो आप देखें कि फिर ये पूरे अफ्रीका को आईएमएफ ने कर्जे की जकड़ में, वर्ल्ड बैंक ने और इन्होंने अपने जकड़ में रख लिया। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जी उसके बिल्कुल जरिए आर्म ट्विस्टिंग इन्होंने शुरू की, ठीक है, कि जी आईएमएफ को इस्तेमाल करते थे और वर्ल्ड बैंक को, इनसे को कर्जा वापस करें, अगर नहीं तो ये ट्रेड के हमारे टैरिफ्स माने। वो कंट्रोल था, वो पीरियड आया, वो पीरियड चलता रहा काफी अरसा। उसके बाद यूरोप के जो वेयर हाउसेस थे, इवन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वो उनके वेयर हाउसेस, गोदाम जो है वो किस चीज से भर गए? चाइनीज कमोडिटी से भर गए, ठीक है ना जी। चाइनीज कमोडिटी से 1999 में मैं पाकिस्तान आया तो कराची में उन्होंने मेरा एक छोटा सा सेमिनार रखा कि मैं वहां पे बाहर से आया हूं तो गुफ्तगू करूं। तो मैंने उनको सब कहा, मैंने कहा अभी वो वक्त आ रहा है कि जिस तरह आप लोग ये खरीदते हैं ना चीजें मेड इन जापान, सोनी, तो ये तोशिबा, तो ये, मैं कहा ये जी सब खत्म हो जाएगा, इनको रिप्लेस कर देगा चाइना। चाइना इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो यहाँ का इंपीरियलिस्ट पावर बनने जा रहा है। तो जी लोगों को समझ नहीं आई। अब जब वो बन गया तो फिर वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने एक कैंपेन शुरू की चाइना के खिलाफ कि चाइना जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, चाइना जो है ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। ताइवान को उन्होंने उकसाया, खड़ा किया ताइवान को। अब इतना सा ताइवान है, इतने बड़े चीन के खिलाफ जो है उसको खड़ा किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। फिर उन्होंने जो साउथ चाइना सी है वहां अमेरिका के बैरी बेड़े लाके खड़े किए। फिर उन्होंने जो है वो फिलीपीन को उकसाया, उसकी बंदरगाह। फिर इन्होंने मुआहदा किया वियतनाम के साथ, जो उनकी डीप सी पोर्ट है जहां से ये भागे थे, वियतनामियों ने भगाया था इनको 1975 में, उसी जी पे वापस आ गए। और उसके साथ मुआहदा हो गया कि यहाँ पे हमारे जहाज, जो अमेरिका के नेवल जहाज हैं, वो उनकी रिपेयर होगी, वो ठीक होने आए, और ये मुआहदा सही किया। समझ आई ना। तो चीन के गिर्द उन्होंने घेरा, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि आज अमेरिका और यूरोप कई चीजों का बाइकाट कर चुके हैं और पूरी दुनिया में चीन के थू थू हो रही है। ऐसा ही है ना। बिल्कुल यस अब यहां से इंटरवल हो गया, अब हम इंटरवल में चाय शाय पी के, आइसक्रीम खा के, एक आधा सिगरेट का कश लगा के अब हम फिल्म देखने के लिए वापस बैठते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही फिल्म शुरू होती है, अब जनाब मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया, कश्मीर में तरक्की शुरू हो गई, यूएई का पैसा, सऊदिया का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा कश्मीर में लग रहा है, ठीक है जी। कनेक्टिविटी शुरू हो गई, बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू हो गई, है जी। टॉयलेट्स बनाओ ताकि हाइजीन का मसला हल हो, कैंपेन शुरू, जबरदस्त। उसके बाद G20,
उसके बाद चांद पे पहुंच गए, उसके बाद सूरज पे मिशन भेज दिया। बिल्कुल। होल्ड ऑन अ मिनट, वेस्टर्न ताकतों ने कहा रुक जाओ, देखो ये हमें पता ही नहीं चला, हम तो चीन की तरफ लगे हुए थे, ये देखो भारत किधर जा रहा है, इसको कैसे रोकें, मोदी को हटाओ, बिल्कुल। मोदी को हटाओ, किसी और को लाओ। लिहाजा नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पहली कैंपेन शुरू हुई वो ये थी कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, ये आरएसएस का है, ये हिंदुत्वता ला रहा। मुझे आप एक कानून बता दो असेंबली से जो पास हुआ जो हिंदुत्वता के मुताबिक हो या हिंदुत्वता का कानून हो। वहां तो यही कानून पास हुआ, लेटेस्ट जो कानून 3 दिन पहले हुआ है वो औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है 33% करने का कानून पास हुआ है, वो आज सुबह राज्यसभा ने भी पास कर दिया। लेकिन एक विक्शियस कैंपेन शुरू हुई, उस विक्शियस कैंपेन में कौन शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, ठीक है, उसके अंदर जो यूरोप के और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो शामिल है। एक मिलिशियस कैंपेन शुरू की, ठीक है। वेस्ट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत या चाइना एक खास हद से ज्यादा डेवलप करें, एक खास हद से ज्यादा आलमी मंडी का शेयर लें। और अब सवाल ये खड़ा हो गया कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दें, ये मुतालबा शुरू हो गया है। अब कैसे रोका जाए इंडिया को, कैसे रोकें, किस बात सारे, तो उसके लिए अब हिंदुस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाना जरूरी हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म का जो है इर्तिकाब कर रहा है, कि इंडिया हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्लोबल टेररिज्म। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये बात उनको सवालों नहीं हो रही कि इंडिया दुनिया ब्रिटेन को पीछे करके 5वीं जगह से 6ठी पे करके खुद 5वीं जगह पे आ गया है एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। उनको ये कपकपी लगी हुई है कि इस साल के एंड तक हो सकता है कि इंडिया जर्मनी से भी आगे निकल जाए और चौथी बड़ी पावर बने। तो अब भारत के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई और ये कैंपेन खत्म नहीं होगी। मैं आज देख रहा था अमेरिकन जो है वो जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो नहीं आके खड़े होकर तो प्रेस को एड्रेस करते हैं, वो कह रहा था कि क्योंकि इंडिया के चैनल्स पे ये बात चल रही थी कि अमेरिका ने ट्रूडो का साथ नहीं दिया और अमेरिका ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, तो उसने आके कैटेगोरिकली बयान दिया, उसने कहा हम कनाडा के साथ खड़े हैं और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम कनाडा को हाई एंड ड्राई छोड़ देंगे। देखो ना वो एकदम आ गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका हल क्या है जी, इसका हल क्या है? मैं एक बात बताऊं, बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऐसे जलील हैं कि वो चीजों को देखते नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करो जी, वो सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन प्लान करते हैं, ठीक है, उनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इस वक्त फखर जी अगर इस खित्ते को में अमन चाहते हैं, इस खित्ते को बचाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारा टॉप एजेंडा होना चाहिए तमाम हुकूमतों का, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, बिल्कुल ठीक, भूटान। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स वो हैं जिनके अंदर किसी वक्त भी पेट्रोल डाल के यहाँ पे पूरे चमन को आग लगाई जा सकती है। यार क्यों नहीं बात मेरी समझते आप लोग? बिल्कुल। चाइना और इंडिया को बैठना पड़ेगा। चीन इंडिया को दुश्मन कहता है, इंडिया चीन को दुश्मन कहता है। फायदा किसको हो रहा है ये डिवाइड एंड रूल किस खित्ते में? फायदा वेस्ट को हो रहा है, फायदा अमेरिका को हो रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि चाइना जो है और इंडिया के तल्लुकात जो इस वक्त दुश्मनी की लेवल पे हैं, इसको भी डाउनग्रेड करके इख्तलाफ की मसले पे लाना, कूल डाउन करना पड़ेगा। We have some differences. We are not going to be each other's enemies. We have border dispute. Let's sit down. Let's talk. Let's resolve. Exactly. पाकिस्तान और इंडिया को भी ये करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान को ये करना चाहिए। इस वक्त तो वो एक दुश्मन बने हुए बॉर्डर में मार रहे। आज का जमाना गोली चलाने का जमाना नहीं, गुफ्तगू का जमाना है। और अगर आज भी हमने गोली चला के मसाइल हल करने तो फिर लानत है हम पे जिसको खुदा ने जुबान दी बोलने के लिए,
दिमाग दिया बेशक, सोचने के लिए, शऊर दिया। बिल्कुल ठीक। इसलिए अब हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर अगर हमला होता है, हम्म, चाहे वो ट्रूडो की तरफ से आए, चाहे जिसकी मर्जी की तरफ से आए, हमने उनके इस चक्कर में नहीं पड़ना। इन्होंने अफ्रीका के 55 ममालिक, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं छोड़ा, सबको वहां लड़ाया हुआ आपस में। और ऊपर उनकी जो माइंस हैं, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, बिल्कुल सही, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके ऊपर बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, ये सब उसके ऊपर बैठे हुए, बिल्कुल कब्जा ठीक, करके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुनिया का एक सबसे अमीर तरीन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, लेकिन आप जब टीवी पे देखो तो बच्चा सबसे ज्यादा दिखाएंगे, गुर्बत मुफ्तियां उधर है। बैठ रही हैं आंखों पे, कहेंगे 2 पाउंड दे दें महीने का तो ये बच्चा देख लेगा। भाई अंधा किसने किया है उसको? बहरहाल वी एग्जैक्टली, कम बिल्कुल बैक सही टू है। अवर क्वेश्चन अबाउट ट्रूडो। ट्रूडो, देखें, मैं जातियात पे आना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रूडो जी, मंशियात का इस्तेमाल करता है। ट्रूडो का दिमागी तवाजन ठीक नहीं है क्योंकि उसकी तलाक हो रही है वगैरह जी, वगैरह। मुझे ये बताया 2 दिन उसका जहाज कैसे खराब रहा? जो प्राइम हम्म, मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में जाता है, वो 2 जहाज जाते हैं। एक में वो खुद जाता है, दूसरा स्टैंड बाय भी जाता है साथ, कि अगर इसको बिल्कुल कुछ सही, हो जाए तो दूसरे में ये वापस आ सके। ये दो बिल्कुल दिन ठीक, वहां क्या रहा? ये जो अफवाह है कि इसके जहाज में से मंशियात थी, स्निफर डॉग्स ने वो सूंघी है, उसका क्या जवाब है? बहुत सारी हम्म, चीजें पर्दे में होती हैं, उनको फिलहाल पर्दे में ही बिल्कुल रहने ठीक, दें। लेकिन बिल्कुल हमें सही यह है। समझना पड़ेगा कि इस खित्ते में फौरी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन शुड बी द टॉप of any political agenda among neighbors in our region. डन, डन, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल में ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो 6-7 कंट्रीज़ है साउथ एशिया के, जिसमें बल्कि एशिया के चाइना भी शामिल है, अगर हम ये मसले मसाइल हल कर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा यहाँ की कम से कम भी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन रहती है, शायद इससे भी ज़्यादा, तो उनको पहुँच सकता है। और वेस्टर्न पावर्स जो मतलब जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं, फिर उनकी वो ताकत या उनको वो मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद Thank फखर you. यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।